ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम की मेहमान हैं नुसरत कादिर साहिबा, इनकम टैक्स कंसल्टेंट। नाज़रीन, चनांचे इनकम टैक्स के सिलसिले में रिटर्न्स भरने की तारीख नज़दीक आ रही है, आखिरी तारीख, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि आज इनकम टैक्स पे बात करें। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको इनकम टैक्स से कोई रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो या कोई जानकारी लेनी हो तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स के नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए मिलेंगे। नुसरत जी, खुश आमदीद है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर से दावत देने के लिए। एक इनकम टैक्स मामला ही ऐसा है कि जिसमें हमें आपकी गाइडेंस और हमारी ऑडियंस को, हमारे जो नाज़रीन हैं, इनको चाहिए आपकी गाइडेंस। जी जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा एज ए लेमैन, क्योंकि आप तो ये सब जानती हैं, आप कानून भी जानती हैं और इनकम टैक्स के बारे में खुसूसन हर चीज़ जानती हैं आप। इनकम टैक्स लॉ एक्ट जो है, इसके मुताबिक मैं जानना चाहूँगा कि एक किस आमदनी को कहा जाता है कि ये टैक्सेबल इनकम है, या ये दूसरा ये कि इनकम किसे कहते हैं आपकी लैंग्वेज में। जी, इनकम जो हमारी अर्न होती है सालाना, इसमें महाना नहीं होती, इसमें सालाना इनकम होती है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो उसके अगेंस्ट हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न आपका फाइल तब ड्यू हो जाता है जब आपकी वो टैक्सेबल इनकम में आ जाता है, या जब आपको कहीं पर आपका रिटर्न होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा इस टाइम जो स्लैब चल रहा है, जो न्यू रिजीम में चल रहा है, उसमें हमारा जो है 5 लाख तक का जो है वो टैक्स फ्री है। नहीं, वो लेकिन हो गया ना, जो ये होगी बात की बात है, इन पर तो करना ही करना है हमें बात। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक इनकम को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हमारा सैलरीड क्लास अलग है, बिजनेस क्लास अलग है। ठीक है, जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं, जो फॉल होते हैं उसमें जो टैक्स अपना कटवाते हैं, ठीक है, उनको तो रिटर्न अपना फाइल करना ही करना है। जो सैलरीड पर्सन हमारे उस स्लैब में नहीं आते हैं लेकिन उनको बिलो टैक्स जो है इनकम आ जाती है, उनको अपना डिपार्टमेंट भी नहीं कहता है कि आप जी अपना रिटर्न फाइल करो, क्योंकि वो उस इनकम उनकी उस दायरे में नहीं जाती है कि जहां पर उनको मैंडेटरी है अपनी इनकम शो करना कहीं पर भी। हाँ, अब उसको कहीं पर कुछ ज़रूरी दिखाना है अपना इनकम, लाइक उसके बच्चों की एडमिशन है कहीं, या उसको एम्बेसी में कहीं दिखाना है, या किसी ऐसी जगह जहां पर उसको ज़रूरी अपनी इनकम शो करनी है, तो वो अपना वो नॉन टैक्सेबल रिटर्न भी फाइल कर सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि आप वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं आप। अब रह गया हमारा बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में जो आपका जो इनकम आती है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस डिडक्ट जब हो जाते हैं, उसके बाद जो उसका नेट प्रॉफिट बचता है उस पे उसको रिटर्न फाइल करना है। उसको अपना अगर करोड़ का टर्नओवर हो रहा है या 50 लाख का टर्नओवर हो रहा है लेकिन उसमें उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो उसका टैक्स आ जाता है। तो जो टर्नओवर के हिसाब से तो उसको रिटर्न अपना फाइल करना ही करना है, क्योंकि उसमें उसका जीएसटी भी पार्ट लग जाता है और उसका इनकम भी लग जाता है। अब उसको टैक्स लगता है कि नहीं लगता है वो बात की बात है, लेकिन अपना रिटर्न उसको फाइल करना ही करना है, इट्स वेरी मैंडेटरी। अब हमारा दूसरा था प्रोफेशनल। अब जीएसटी भी एक टैक्स ही है ना? जीएसटी भी एक टैक्स है, वो मंथली टैक्स है जी। तो जीएसटी का एडजस्टमेंट इसके साथ कैसे होता है? इसके साथ नहीं होता है जी, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस डिडक्ट, जब हम सारे एक्सपेंसेस उतारते हैं उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है उस पर रिटर्न फाइल करना। अच्छा। जीएसटी वेरेज ये कहता है कि जितना आपने टर्नओवर किया महीने का उस पे ऊपर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है, परचेज या सेल दोनों पे। जी। तो अब रह गया हमारा प्रोफेशनल क्लास। प्रोफेशनल क्लास क्या होता है कि जब आपकी प्रोफेशनल इनकम जनरेट होती है, लाइक डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कोई भी प्रोफेशनल है, एजुकेट्स है, तो वो अपना इनकम करते हैं तो उसका 50% उसका प्रॉफिट होता है। सपोज अगर मैंने 5 लाख कमाए तो 2.5 लाख मेरे एक्सपेंसेस कहता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो 2.5 लाख पे मुझे रिटर्न फाइल करना, वो मेरा प्रॉफिट बचता है। दिखाना 5 है लेकिन 2.5 लाख ही इनकम कंसिडर की जाती है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 50,000 आपका सेविंग है।
टैक्सेबल है। हाँ, और 50, लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल क्लासेस के लिए है। उनका सिर्फ 50% जो है वो भरना ही भरना, उस पर टैक्स है आपको। अब वो टैक्सेबल में जाता है, नॉन टैक्सेबल में। इस दफा क्या है कि अप टू 7 लाख सैलरीड पर्सन या कोई भी हो, उसको रिबेट मिलता है, उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं भरना है। अब ये एक मसला है, लोग, ये मैंने भी सुना है कि 7 लाख तक, बल्कि 7.5 लाख तक अगर 50,000 वो जो छूट मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले मिलती है, हाँ, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, 7.5 टैक्स नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम, मुझे लगता है कॉलर है हमारे साथ। हेलो जी जी। उस पे देखिए, अगर हमारा पहले इनकम सपोज हमारी है 6 लाख, ठीक है, तो हमारा क्या कहता है 5 लाख है। अप टू, ये ओल्ड रिजीम है, अप टू न्यू रिजीम में हमारा 3 लाख तक बिल्कुल नील है, 3 लाख तक हमें कुछ नहीं। ये ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम ये ऑप्शन है अभी? ये अभी भी हमारे पास ऑप्शन है। इसमें कोई फायदा है टैक्स पेयर को? फायदा ये है कि अगर आपका ओल्ड रिजीम में आप भरना चाहते हो अपने टैक्स, तो उसमें आप अपनी डिडक्शंस ले सकते हैं। लाइक उसमें ट्यूशन फीस है, LICs है, या मेडिकल क्लेम है, या डोनेशंस है, व्हाटएवर अलाउंसेस है, वो आप ले सकते हैं, जो पहले हुआ करता था। हाँ, लेकिन न्यू रिजीम में कोई भी ऐसी चीज आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसका स्लैब ऑलरेडी कम है हमारे पास। उसमें हायर स्लैब है, इसमें स्लैब कम है, तो इसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन दी है और कुछ भी नहीं दिया है इसमें। नुसरत जी, ये बताइए कि इनकम टैक्सेबल नहीं है, किस चीज पे टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगता, कुछ है ऐसा? हाँ, एक इनकम है हमारे पास जो एग्रीकल्चर इनकम है, जो पैडी फील्ड्स होते हैं, जो वूल्स होते हैं, जो सेरिकल्चर्स होते हैं, जो रेशम, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बट पर्टिकुलरली एक एग्रीकल्चर इनकम होनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हॉर्टिकल्चर इनकम दिखाएगा। अच्छा, हॉर्टिकल्चर नहीं है? नहीं, जो हमारा ये एग्रीकल्चर इनकम है, ये हमारा टैक्स फ्री है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहीं से दिया कि इसमें अगर आपने सालाना 10 लाख कमाए या 20 लाख कमाए, वो आपका टैक्स फ्री है। बिकॉज उसमें क्या है कि उसमें आपके ऑलरेडी एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स है, आपको खुदाई करनी है, आपको बाकी लेबर्स लगते हैं, आपको बाकी चीज़ें लगता है, आप उस पर ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो फिर आपका जो अर्निंग अमाउंट है वो आपका टैक्स फ्री है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता आपका। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है, ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में? तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, पहले क्या होता था कि इंसान सोचता था अगर मैं टैक्स नहीं, रिटर्न नहीं शो करूंगा तो कभी गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगेगा कि मैं कितना कमाता हूँ। लेकिन आज ये है कि आपका पता है हर किसी जगह पे, वेदर इट इज़ अ बैंक आपका या आपका डिपार्टमेंट है या कहीं पर भी है, वो शो करता है आपका सारे डिटेल्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या GST डिपार्टमेंट, कि उसमें सारी चीज़ें आपकी, बैंक में कितना रूट हुआ है, क्या हुआ, कितना कैश गया, कितना ट्रांसफर गया। जब आदमी बैंक पैन निकाले, पैन कार्ड के अप्लाई करें, पैन तो आजकल हर किसी के पास है, बिकॉज उसके बिना आप मैंडेटरी एट सो मेनी प्लेसेस, उसके बिना आप अकाउंट खोल ही नहीं सकते। सही बात है। पहले बैंक ने आपका रूल दिया है कि जी आपको ये, अच्छा अगर आपने FD बनाई अपने बैंक में, डिपॉजिट्स किए, वो 20% डिडक्शन करेंगे आपके, वेयरएज अगर आपके पास पैन है तो आपको 10% ही डिडक्शन होगी। अच्छा, ये है जी, वो TDS आप फिर क्लेम कर सकते हैं थ्रू रिटर्न। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, हम सैलरीड क्लास की तरफ आते हैं। अब सैलरीड क्लास के लिए आप क्या कहती हैं कि टैक्स के लिए बड़ा, इनकम टैक्स के लिए बड़े वरी, तो शायद 31 जुलाई तक है ये? हाँ, सैलरीड क्लास का रिटर्न फाइलिंग डेट जो है वो 31 जुलाई है। उनको अपने रिटर्न्स अप टू 31 कंप्लीट करने ही करने हैं, फाइल करने ही करने हैं। उसके बाद उस पर उनको जो है ये लेट फी भरना पड़ता है अगर वो मिस हो जाता है। अच्छा, अगर सैलरीड क्लास का कोई भी बंदा टैक्स अपने घर में कैलकुलेशन करे कि ज़रा मैं एक्सपर्ट, अभी कोई सी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ना जाए, लेकिन खुद टैक्स कैलकुलेट करे कि उसको क्या क्या इंक्लूड, टैक्सेबल इनकम का पता चले कि कितनी इनकम टैक्सेबल है। हाँ, देखिए, अगर उसको पता है कि मैं इतना साल का कमाता हूँ,
तो उसको पहले ही देखना है कि पहले उसको अपने दिमाग में बिठाना है मुझे ये कैलकुलेशन ओल्ड रिजीम में करनी है या न्यू रिजीम में करनी है। अगर वो ओल्ड रिजीम में करना चाहता है तो जो उसकी जेन्युइन डिडक्शंस है वो डालने के बाद उसको देखना है कि मुझे टैक्स किस अमाउंट पे कितना बनता है। वो स्लैबिंग दी हुई है, उसमें जो स्लैब्स चल रहे हैं हमारे ओल्ड में या न्यू में, वो स्लैब प्रॉपरली दिए गए हैं कि कहाँ तक आपको किस अमाउंट तक करनी है। फिर अगर उसे न्यू रिजीम में किया तो कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, उसको सीधे अपने जो टैक्सेबल इनकम है कितनी उसकी आ रही होगी उस पे उसको स्लैबिंग करके वो आराम से अपना टैक्स कैलकुलेट आज घर बैठ के कर सकता है। थोड़ी देर पहले मुसद्दत जी आप फरमा रही थी कि 7 लाख तक टैक्स नहीं है। अब मैं कल एक चार्ट देख रहा था नेट से, वहाँ लिखा है कि 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। उसके बाद 3 से 5 तक उन्होंने कुछ परसेंटेज दिखाया, 5 से 7 तक कुछ और परसेंटेज आया। अब अगर एक साइड से ये 7 लाख तक अगर ये 50 हज़ार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इंक्लूड किया जाए उस पर टैक्स नहीं है, तो फिर वो 3 से 5 तक क्यों है एक इंटरेस्ट रेट और उसके बाद? हाँ देखिए, जो हमारा जो आप कह रहे हो वो अंडर न्यू रिजीम है, उसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख तक आपका नील है जी। 3 to 6 आपका 5% है। जी एग्जैक्ट। ठीक है, 6 to 7 जो अगर आप 6 to 9 जो हमारा है उसमें आपका 10% है। तो तक नहीं कोई पहुंच रहा है, 7 तक ही पहुंच रहा है। स्लैब हमारा 6 तक है 5%, लेकिन अब 6 लाख नहीं है, अब 7 लाख है उसकी इनकम। तो 7 लाख में गवर्नमेंट ने दिया अंडर सेक्शन 87A का रिबेट मिला उसको, 12,500 का रिबेट डायरेक्ट मिल जाता है उसको कि अगर अप टू 7 है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर उसको 9 लाख हो जाता है सपोज, तो उसको 10% सीधे लग जाता है फिर उस पे। ये रिबेट है, टैक्स लगता है आपको साथ पे, लेकिन ये रिबेट एक दे रहा है अंडर द सेक्शन 87A के तहत आपको रिबेट एक दे रहा है गवर्नमेंट कि इतना टैक्स तो आपको बन रहा है, लेकिन हम आपको रिबेट दे रहे हैं, ये आपको पे नहीं करना है। अच्छा, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि 7.5 लाख तक ये टैक्स नहीं है। एग्जैक्टली ये टैक्स बनता है, लेकिन आपको एक रिबेट मिलता है। एक गवर्नमेंट ने आपको रिबेट दिया कि आप ये टैक्स नहीं भरेंगे, आपको हम ये रिबेट दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट इज सो काइंड देयर कम से कम। अच्छा, ये इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का बात बताइए जरा, ये क्या है? हाँ, इन जो आपने अभी हमें मुझसे पूछा पहले जीएसटी और ये डायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा जो हम डायरेक्ट पे करें टू गवर्नमेंट। जैसे मैंने माल खरीदा किसी से, मैंने उस पर डायरेक्ट टैक्स पे कर दिया, जैसे जीएसटी वगैरह देते हैं। दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, मैंने कोई इनकम जनरेट साल की उसके बाद मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, पहले ही मैं कोई टैक्स नहीं पे कर रहा हूँ, उसके बाद मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स हमारा लेकिन उधर ही लग कि जैसे ही आपने कोई भी डीलिंग की, सपोज परचेज किया, सेल किया, कुछ भी किया, तो आपको टैक्स पे करना है। प्रॉपर्टी आपने खरीदी जी या बेची, तो उस पे भी आजकल जो है इनकम टैक्स का आपको 1% टैक्स भरना ही भरना है, अगर वो एक्सीड हो जाता है आपके 30 लाख अबो। 30 लाख अबो अगर आपकी जो परचेजिंग होती है ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपको 1% टैक्स भरना ही भरना है। वो इनकम टैक्स का हो गया, ठीक है। और बाकी भी टैक्सेस उसमें लग जाते हैं। तो ये ऐसा है कि कैपिटल गेन हो, कुछ हो, तो वो आपको पे करना है उसके बाद। अच्छा, ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन दो को इनकम टैक्स लॉ कैसे डिफरेंशिएट करता है? आर दे सेम बिफोर लॉ? नहीं, वो लिखा होता है आपके जो कोर्ट में एक डीड बनती है, रजिस्टर्ड डीड जब बनती है, उसमें लिखा होता है कि वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वेदर इट्स अ रेजिडेंशियल और कमर्शियल, उनको मेंशन हुआ होता है वहां पर ये कमर्शियल है या ये रेजिडेंशियल है। नहीं, वो हो गया सेल परचेज के टाइम, वो ही लिखा था। अब अगर इनकम टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो इनकम टैक्स उस टाइम वही डीड देखता है कि आपके जो प्रॉपर्टी सेल हुए या परचेज हुए वो किस हिसाब से हुई है, और उस पे गवर्नमेंट जो है वैल्यू लगता है प्रॉपर, जो सर्कल रेट हमारी चल रही होगी या गवर्नमेंट ने मार्केट जो रेट लगाई होगी उस पे वो चलता है सारा। फिर जब हमारी सेलिंग हो गई या परचेजिंग हो गई, उस पे सपोज मैंने कुछ नहीं किया, 10 लाख की अगर खरीदी, मैंने 20 में बेची, तो मेरा 10 लाख का जो गेन हो गया उस पे मुझे टैक्स देना है। वो हमारा
कैपिटल गेन कहा जाता है या कैपिटल लॉस। अगर लॉस में ही बेच दी तो लॉस, अगर कैपिटल गेन में बेच दी तो गेन। तो जब इनकम टैक्स आप रिटर्न भरते हैं तब आपको ये चीजें दिखानी पड़ती हैं वहाँ? एग्जैक्टली दिखानी पड़ती है। प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट देना पड़ता है? हाँ जी, प्रॉपरली हमें वहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ती है एज पर द जो रजिस्टर्ड डीड होगी थ्रू को, वो हमें प्रॉपरली वो डिटेल्स सारी मेंशन करनी पड़ती है। मतलब मान लीजिए अगर 10 साल 20 साल पहले की उसने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, हाँ तब भी? हाँ तब भी। अब अगर एंसेस्ट्रल होगी, एंसेस्ट्रल, एग्जैक्टली, ठीक है, अब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, हाँ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी तो वो बाय डिफॉल्ट किसी को मिल गई होगी, बिकॉज वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी उसके खानदानी तौर पे मिल रही है, ठीक है। तो उसमें भी एक क्लॉज अलग से है इनकम टैक्स में कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। सिर्फ एग्रीकल्चर कोई भी टैक्स नहीं लगता है जी, उस पे नहीं लगता, वो अंडर सेक्शन 54F के तहत हमें एग्जैम्प्टेड है। अगेन एग्रीकल्चर मींस के नॉट हॉर्टिकल्चर लैंड। नहीं, एग्रीकल्चर लैंड अगर आपने सोल्ड कर दी तो उस पे टैक्स नहीं लगता है आपका। नुसरत जी, पैन कार्ड आजकल हर एक के लिए एक मजबूरी बन गई है, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे ये मांगा जाता है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड पहले दे दीजिए, उसके बाद बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो एक हिसाब से गवर्नमेंट ने लोगों को बांध दिया हुआ है कि पैन दे दीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर कर दीजिए, उसके बाद आपको पैन जब आपने ले लिया तो ये रिटर्न भरना और ये सारी चीज़ें ज़रूरी बनता है। नहीं, ये एक मिसकंसेप्ट है। अच्छा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। अगर मैंने पैन लिया, वो डर जाते हैं, अगर मैंने पैन लिया तो मुझे रिटर्न फाइल करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैन आपके पास आजकल इसलिए जरूरी बन गया क्योंकि आपकी केवाईसी हर जगह चलती है, चाहे वो किसी भी जगह आप जाओ तो पैन आपका मैंडेटरी हो गया है जी। बट दैट डजंट मीन कि आपको रिटर्न उसके अगेंस्ट फाइल करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम। अगर आपकी इनकम उतनी है कि मतलब यू नीड टू फाइल ए रिटर्न, देन आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आपकी इनकम उतनी है ही नहीं तो आप क्यों पैन के अंडर भी ये समझ रहे हैं कि नहीं जी रिटर्न फाइल करना है? ऐसा कुछ ये तो जनरल आप कहते हैं मिसकंसेप्ट बड़ा क्लियर कर दिया लोगों को कि पैन कार्ड होल्डर्स को ये बड़ी परेशानी है कि मुझे अब रिटर्न भरना ही भरना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो फॉर्म 16 है, ये बताइए ये क्या है? क्योंकि सैलरी क्लास जो है वो बहुत वरी रहता है फॉर्म 16 के बारे में जी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, फॉर्म 16 एक्चुअली क्या है? बेसिकली वो एक डिपार्टमेंट इशू करता है जो एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। वो ये पहले होता था जब ई फाइलिंग नहीं होती थी, मैनुअल फाइलिंग होती थी, तब एक फॉर्म देते थे। नहीं, फॉर्म 16 आज भी है, अब ऑनलाइन है। तब मैनुअल होता था, अब ऑनलाइन है। मुझे कई लोग मिले क्योंकि इसका आपके प्रोग्राम की पब्लिसिटी हुई थी, मुझे अपने दफ्तर में कुछ लोग मिले, वो कह रहे हैं कि सब ये हमें तो फॉर्म 16 दिया ही नहीं, हम कैसे भरें? एग्जैक्टली। देखिए आजकल क्या है कि ऑनलाइन आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। पहले हमें डीडीओ उस पे साइन करके वो इशू कर देता था एम्प्लॉय को, ये लीजिए आपका फॉर्म 16। हाँ, बिल्कुल। अब वही सेम फॉर्म 16 अपलोड होता है ऑनलाइन ऑन ट्रेसेस। एक साइट है गवर्नमेंट की, इनकम टैक्स की ही वो दूसरी साइट है, उस पे जो है ट्रेसेस हम उसको कहते हैं। तो उस पे क्या होता है, उस पे आपका फॉर्म 16 इशू हो जाता है। अगर वो इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, क्या टाइप करें कि उनको ये मिलेगा? cpctds.gov.in। अच्छा, तो वहां पर जाके क्या होता है, वहां पर आपका एक लॉगिन बनता है, ठीक है। जब आप अपना पैन वहां पर रजिस्टर करेंगे तो आपको फॉर्म 16 वहां से डाउनलोड मिल जाएगा। अब अगर गवर्नमेंट वाले ही देंगे आपका फॉर्म 16 ऑनलाइन डाउनलोड करके। अच्छा, ये नहीं है कि मैनुअल कोई देता है। अब अगर वो भी नहीं है सपोज, तो आपका एक पैन पे एक फॉर्म जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं 26A फॉर्म। उस पे आपकी सैलरी प्लस टैक्स सारी डिटेल्स मेंशन होती है। आपने साल की सपोज 20 लाख की सैलरी ली है, उस पे 10% का आपका टीडीएस कटा हुआ है 20,000 रुपए। तो ये सारा उसके एक फॉर्म पे मेंशन होता है। फॉर्म 16 पे आपका इलॉबरेटेड मेंशन होता है जी। इतनी सैलरी है, इतनी डिडक्शन है, इतना टैक्स भरा है, इतना पेएबल है या पेड है, वो चीजें होती है। लेकिन वहां से आपको पता लग सकता है कि मेरा टैक्स कितना कटा है और कितनी सैलरी पे कटा है। तो आजकल तो मुझे लगता है इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मैनुअल फॉर्म्स पे डिपेंडेंट रहो। नहीं, मैनुअल तो आप कोई ऑनलाइन है। और दूसरी आजकल मैंने देखी थोड़ी सी बेचारे वरीड है, पेंशनर्स जो है उनको ग्रेजुएटी मिलती है। एक कॉल ले लें? हाँ प्लीज। हेलो। हेलो जी,
मौलवी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। इदरीस अहमद बांडीपुरा से। जी रईस साहब फरमाइए। सर मेरा जो पैन कार्ड है उसमें जो एओ दिखा रहा है वो मैंने पहले लिया था दिल्ली में। जी। दिल्ली से इशू हुआ था, तो एओ कैसे चेंज करूंगा मैं? एरिया ऑफिसर उसको चेंज ऑनलाइन कर सकते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल कर सकते हैं। जो इनका पैन कार्ड इशू हुआ है, वैसे उस पर कोई एरिया जो है एओ जो कोड आता है उस पर, वो कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, क्योंकि ये कोई आधार कार्ड नहीं है जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हुआ होता है। अच्छा। तो इस पे सिर्फ नंबर होता है और नाम होता है और डेट ऑफ बर्थ होती है। तो ऐसा सच कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं, आपको सिंपली करेक्शन फॉर्म भरना है। सेम डिटेल्स भरनी है जो एज पर पैन होगी आपकी, सिर्फ उसमें लिखना है कि कोड चेंज। ठीक है, कोड चेंज आपका हो जाएगा, आपका पोस्टल कोड यहाँ का बन जाएगा और आपका पैन जो है यहाँ के पोस्टल कोड पे डिस्पैच हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आप पेंशनर्स की टेंशन की बात कर रहे हैं, काफी टेंशन में आजकल। हाँ, पेंशनर्स का क्या है कि उनको बेचारों को ग्रेजुएटी मिल जाती है, या उनका लीव सैलरी मिल जाती है, या कम्यूटेशन मिल जाता है, या उनको पीएफ मिल जाता है। तो उस पे वो कहते हैं कि मैडम हमारा टैक्स कटा हुआ है, किसी टैक्स काटा उस पे। वेयर एज उस पे कोई टैक्स नहीं बनता है, क्योंकि वो उस बंदे का अपना पैसा होता है जो उसने जमा करके रखा होता है टू गवर्नमेंट। ठीक है, जब वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको वो पैसा गवर्नमेंट देता है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। हाँ, आप किसी को एरियर्स मिलते हैं, पिछले के एरियर्स जो है वो पेंडिंग है, उसको आप आज मिल रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि हमें अगर इतने एरियर्स मिल रहे हैं, उन्होंने हमें इतना टैक्स काटा। तो उसमें क्या है, उस साल से, चाहे वो 2006 से मिला हो, 2007 से मिला हो, फ्रॉम दैट ईयर टिल दिस ईयर, उसकी एक कैलकुलेशन करनी होती है फ्रॉम दैट टैक्स स्लैब, जो उस टाइम का टैक्स स्लैब होता है। जी एरियर्स पे मैं दोबारा आऊंगा। एक कॉलर जुड़ा है हमारे साथ। हेलो। हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। कॉल ड्रॉप हो गई। जी, आप एरियर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर उसको वो 2006 से मिले हुए हैं जी, तो हमें टैक्स कैलकुलेशन उसकी जो है फ्रॉम 2006 से करनी है। ये नहीं कि आज की जो स्लैब है, आज का जो रेट है टैक्स का, तो आज से ही करनी है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा टैक्स फिर करने हैं पे। लेकिन उसका एक रूल कहता है इनकम टैक्स कि आप उसको एक रिलीफ दे दो, एक रिलीफ दे दो उसको टैक्स कैलकुलेट करो फ्रॉम दैट ईयर जहाँ से उसको मिल रहा है। तो जब हम उसको टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर चाहे उसको वो रिफंड मिल जाता है उसका टैक्स, या उसको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है, तो वो एज पर दिस लॉ। बहुत सारे वरीड है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे डर रहे हैं आजकल कि हमें इस पे भी टैक्स भरना है, हमें उस पे भी टैक्स, ग्रेजुएटी पे भी इन्होंने टैक्स भरना है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप किसी बंदे ने अपनी ग्रेजुएटी या पीएफ या कुछ भी जमा करा दिया किसी बैंक में, जी, उसको इंटरेस्ट मिला उस पे, दैट इज अ टैक्स पेबल, क्योंकि वो इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं, उस पे आपको टैक्स देना है। आपकी इनकम हो गई। हाँ, लेकिन अगर वो अमाउंट आपका 5 लाख से ऊपर जा रहा है, तब वो आपका टैक्स जो है उस पे करना है, अदरवाइज नहीं करना है। यानी अगर 5 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट आ गया, उस पे इसको टैक्स नहीं भरना है। जी, अगर उसकी सिर्फ उतनी ही कमाई है कि उसने इंटरेस्ट कमाया 5 लाख साल का अपनी ग्रेजुएटी अमाउंट पे, लेकिन अगर उसने उससे ज्यादा इंटरेस्ट कमाया तो उसका तो वो टैक्स तो कटा ही होगा 10%, और अगर उसको बन रहा है तो उसको वो पे करना है। अच्छा नुसरत जी, रिटर्न फाइलिंग से किसी बिजनेस हाउस की बिजनेस में ग्रोथ होती है? रिटर्न फाइलिंग से कोई ग्रोथ में, बिजनेस ग्रोथ में कोई हेल्प होती है? हाँ, उसमें ऐसे फर्क होती है उसको कि अगर एक अच्छा खासा बिजनेसमैन होगा जो अपनी कंपनी की वर्थ बनाना चाहता हो, ठीक है, जो अपनी फर्म की वर्थ बनाना चाहता हो इन इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, कहीं पर भी हम बोले, तो वो क्या करता है, उसकी वर्थ कहाँ से देखी जाती है कि इस कंपनी में उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है,
इसका रिटर्न फाइलिंग क्या है, इसकी इनकम कितनी है इस फर्म की या कंपनी की, तो वो आप कहाँ से शो करेंगे? थ्रू लीगल वे से शो करेंगे, वो आपका रिटर्न कहेगा उसके सामने। और वो मैंडेटरी होता है आपको, उनका एक जो भी होता है नॉर्म्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि आप अपनी जी इनकम शो करें एज पर ITR। तो वो जब वो देखेंगे अगर वो क्वालिफाई उसमें करता है तो वो उसके लिए बेनिफिट होता है वो रिटर्न फाइलिंग का। अच्छा, ये जो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम की आपने थोड़ी, इसमें परसेंटेज ऑफ टैक्स में कुछ फर्क है? हाँ है। देखिए पहले जो ओल्ड रिजीम है उसमें हमारा 2.5 लाख तक ही निल है, वेयरएज इसमें 3 लाख तक हमें निल है। उसके बाद उसका 5% है हमारा अप टू 5 lakhs, ठीक है, वेयरएज इसमें हमारा 6 lakhs तक। फिर आगे ऐसे ही स्लैब्स है इसमें, फिर हमारा उधर सीधे 10%, इसमें 15% भी है, 20% भी है और 30% भी है। तो स्लैबिंग में फर्क है। अच्छा, सैलरीड क्लास में किस रेट पे इनकम टैक्स चार्ज होता है? सैलरीड क्लास में या कहीं पर भी हो, मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर किसी ने अप टू 7 lakhs, अप टू 7 ये lakhs, बिजनेस क्लास के लिए भी है? दोनों के लिए है। अच्छा, अप टू 7 lakhs किसी ने इनकम सालाना जनरेट की, वो टैक्स फ्री है, उसमें कोई टैक्स नहीं भरना है। बट अप टू 7, हाँ उसमें टैक्स लगता है आपको आफ्टर दिस 5 lakhs, लेकिन वो लगता है आपको रिबेट के अंदर मिलता है आपको, उस पर गवर्नमेंट कहता है हमने आपको रिबेट दे दिया, आपको कुछ नहीं पे करना है। तो वो हमारा होता है न्यू रिजीम। अब अगर हमारा देखा जाए कि किसी ने इनकम जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमाई, मतलब 7 लाख से एक्स्ट्रा किया, 720 से एक्स्ट्रा किया जी तो उसको उस पे 10% जो है वो अपना टैक्स पे करना है जी। अगर अब वो ओल्ड रिजीम में जाएगा, वो कोई डिडक्शन लाएगा, कुछ भी हो गया उसके पास वैलिड डिडक्शंस होंगी, तो उसको 9 लाख तक फिर तब भी टैक्स फ्री हो जाएगा। दूसरा जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, सैलरी क्लास जो होता है वो तो नॉन होता है, गवर्नमेंट के पास भी ये इसकी इनकम है, सालाना है, मंथली है, जो भी है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन भी है, प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की सैलरी कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? वो क्या टैक्स देते हैं? हाँ देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर्स है इट्स बेस्ड ऑन कंपनीज, ठीक है, कंपनीज भी टैक्स काटती है एम्प्लॉयज का। जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती है, यहाँ तो चलो अभी लेकिन बाहर है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर उनको जो टैक्स काटा जाता है वो प्रॉपरली एज पर जो गवर्नमेंट जैसे काटता है अपने एम्प्लॉयज का, बराबर वैसे ही प्राइवेट सेक्टर्स भी काटते हैं और जमा भी करते हैं, और उनका PF भी जमा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर आप जो नहीं दिखाता है, बिकॉज एज पर लेबर लॉ उनको अगर 10 एम्प्लॉयज हैं उनको रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद वो PF जमा कराना है जगह है, तो उसको खुद को पता है कि मुझे इतना कम, मैंने इतना कमाया है तो आई नीड टू पे द टैक्स एंड आई हैव टू फाइल द रिटर्न, बिकॉज उसको वो वर्थ रखता है। नहीं किया तो अगर बैंक में ज्यादा जमा हुआ होगा तो उसको नोट शो होगी। आजकल तो आपको पता ही है, बैंक में कुछ भी जमा कर दो वो शो हो जाता है जी। तो बैंक में अगर उसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गई हो तो उसको नोट से सर्व हो जाती है इनकम टैक्स से। अच्छा, ये सैलरीड क्लास जो वलीड रहता है कि मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरने हैं, अब मुझे ये है, एग्जेम्पशन क्या क्या है इनकी, किस किस चीज़ की इनको छूट मिलती है? एग्जेम्पशन तो हमारे एक ही अब आती है ओल्ड रिजीम में, अगर हम लेके चले तो। अच्छा, उसमें हमारे पहले 1.5 लाख की आती है अंडर सेक्शन 80C की, उसमें आप चाहे LIC ले लो या ट्यूशन फी अपने बच्चों का रसीदें वगैरह देते थे ना, मसलन ये रेंट रिसीट्स, रेंट होती है उसमें 80C में ये कवर हो जाता है, या मेडिकल क्लेम है किसी की, डिपेंडेंट है फादर मदर या कुछ भी है, या खुद का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, एलिमेंट है काफी ज्यादा से, ये ओल्ड रिजीम में होता है। ये ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट आपको पहले ही काफी ज्यादा बेनिफिट्स दे रही है। तो ओल्ड रिजीम में ये छूट नहीं देती है गवर्नमेंट? फिर ओल्ड रिजीम में आपको कहते हैं ना कि आप डिडक्शंस ले लो। अच्छा, इसमें वो लंप सब देते हैं न्यू रिजीम में? इसमें तो आपको मिलना है इतना, पर्टिकुलरली इतना स्लैबिंग है तो उस हिसाब से आपको ये फाइल होना है। बट ओल्ड रिजीम में आपके पास अगर वैलिड डिडक्शंस है तो जो आपको काम आ जाती है अपने टैक्स को बचाने के लिए, तो वो आप इशू मतलब कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट को, उनको दिखा सकते, वो सारे डालने के बाद अगर आप टैक्स में आ जाते तो वो भरेंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं।
अब एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सरकारी मुलाजिम अगर अपना रिटर्न भरे तो ओल्ड रिजीम में उसको ज़्यादा बेनिफिट है या न्यू रिजीम में? ये डिपेंड करता है। देखिए किसी की होती है 9 लाख, ट्रेड सीक्रेट है, नहीं कहना चाहिए। नहीं, किसी की 9 लाख ही होती है, तो वो क्या ऑप्ट करेगा? ऑब्वियसली ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करेगा या न्यू रिजीम, क्योंकि उसमें उसको 10% देना है, 7 लाख तक उसको फ्री है। अब किसी की ज्यादा है, वो कहता है कि मैं इतना टैक्स भी नहीं पे करूंगा क्योंकि मेरे पास काफी जो है डिडक्शंस हैं। लेकिन उन डिडक्शंस का भी एक रूल है। आप बोलेंगे मेरे पास 10 लाख है तो मैं 10 लाख के 10 लाख ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो भी अंडर सेक्शंस के तहत अपने अपने जो लिमिटेशंस है उसके तहत ही इनकम टैक्स के हिसाब से हमें वो लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम आजकल जो देख रहे हैं खुद कि हम रिटर्न्स मतलब काफ़ी बढ़ रहे हैं इस टाइम, तो इस टाइम हम खुद देख रहे हैं कि न्यू रिजीम में काफ़ी लो टैक्स बन रहे हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड रिजीम में। एम्प्लॉइज लेते हैं HRA। अब कोई अगर रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रह रहा है, HRA ले रहा है, तो वो अपने घर में रहता है, डज इट कम अंडर फ्रॉड? ऑब्वियसली HRA आपको तब पे होता है अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर आपके फिजिबिलिटी नहीं है अपने घर जाने की, तो आपको वहां पर स्टे करना पड़ता है। तो आप अपने जो भी डिपार्टमेंट है आपका उसको कहते हैं कि मैं HRA लेना चाहता हूँ, मुझे आप ये सैलरी से डिडक्ट हो जाता है उसके रादर, तो एज पर अलाउंसेस उसको ये मिल जाते हैं। तो फिर उसको बेसिक से ये निकल के उसको दिया जाता है कि ये आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं। अब अगर वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसको अपना एग्जेम्पशन दिखाऊं कि ये मेरा HRA है तो ये मुझे मिल रहा है, तो ये अलाउंसेस है, ये टैक्स फ्री है। लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है क्योंकि न्यू रिजीम में आप वो भी नहीं ले सकते। अच्छा, वो भी नहीं ले सकते, ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी 50,000 की। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। बशीर अहमद पामपुर से। जी बशीर साहब फरमाइए, पूछिए सवाल। सर मैम से मेरा क्वेश्चन है कि मेरा जो पैन कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, उसमें गलत हुई है। अच्छा। क्योंकि जो मेरा आधार की डेट ऑफ बर्थ है और पासपोर्ट की वो तो ठीक है, लेकिन इसमें गलत हुई है, तो इसमें क्या फॉर्मेलिटीज है? जी, अभी एक सवाल ऐसा ही आया था, तो सेम मैं कहूँगी कि एक फॉर्म अपलोड पोस्ट करना है, वहाँ पर जाके वो आपका जो है करेक्शन कर देंगे एज पर आधार। वो कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, नेट से होगा, ये नेट से ही सारा हो जाता है आजकल। मतलब ये जो डिफरेंट कैफेज होते हैं जहाँ नेट सर्विस चलती है, वो नहीं अपने खिदमत सेंटर्स वगैरह या अपने सेल फोन से भी फोन पे भी कर सकते इजीली। उसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि आप सिंपली एक NSDL की साइट है, NSDL की साइट पे फॉर्म डाउनलोड करेंगे, करेक्शन फॉर्म पैन, तो वहाँ पर सारी फिल डिटेल्स करेंगे, वो अपलोड हो जाएगा, तो विद इन 15 डेज आपका नया पैन आ जाएगा विद न्यू डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, क्या सीनियर सिटीजन के लिए डिफरेंट स्लैब्स हैं? हाँ, सीनियर सिटीजन अप टू 60 तो सेम ही चलना है जी। 60 to 80 जो है, जो हमारा पहला स्लैब है 5% का, वो नहीं लगता है उनको। 60 जैसे 60 to 80 है, उनको लगता है अंडर न्यू रिजीम जो है उनका सीधे लगता है अगर आपका 10% का स्लैब है, सो वो हमारा स्टार्ट हो जाता है 10 लाख से। इन न्यू रिजीम की मैं बात कर रही हूँ। तो जो सुपर सीनियर सिटीजन है 80 प्लस है, उनको नहीं लगता, उनको सीधे स्लैब लग जाता है अगर आपकी इनकम जो है 15 लाख से एबो है, उस पे आपकी जो है टैक्स स्लैब लगता है, इधर वो 20% में जा रहा है या 30% में जा रहा है। लेकिन पहले वाले जो है, पहला वाला उसको नहीं लगता है। और NRI अगर हो तो उसको भी नहीं लगता है, NRI को नहीं मिलता नहीं। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपए की, ये किसको मिलती है? सबको मिलती है या सबको मिलती है? जनरल सबको मिलती है, मतलब सैलरीड क्लास को। सैलरीड क्लास को? हाँ, सैलरीड क्लास को सबको मिलती है। मतलब बिजनेस क्लास को ये नहीं मिलती? बिजनेस अपना शो ही नहीं करता ना रिटर्न सैलरी में, वो अपना प्रोफेशन एंड बिजनेस इनकम में रिटर्न फाइल करता है, वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है सैलरी में। ये सैलरी जो ITR 1 है हमारा, उसमें ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपना टैक्स अपनी लेवल पे कैलकुलेट करे तो आपने थोड़ी सी गाइडेंस की उसके बारे में
क्या जोड़े क्या करें, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन नॉन सैलरीड क्लास अगर चाहे, जिनका बिजनेस है, दुकानदारी है या जो भी है, वो अगर चाहें कि मैं जरा देखूं कि मेरा टैक्स कितना बनता है, वो क्या शो करे क्या नहीं करे, ताकि उसको जो टैक्सेबल उसको पता चले हाँ, कि इनकम क्या है। देखिए उसमें हमारे जो बिजनेस वाला सेक्टर है उसमें हमारे 2 प्रॉफिट्स होते हैं। पहले हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम उसको कहते हैं कि जब हम सारे अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस उतारते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बचता है दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो हमारे डायरेक्ट लगते हैं। लाइक अगर किसी के पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो उसका एक्सपेंसेस लगता है दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो आपका फ्रेट है, कैरेज है, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसको उतारने के बाद जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बचता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने। इनडायरेक्ट हो गया, उसके एम्प्लॉयज 10 है, उसने उनको सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरी, वाटर बिल भरी, इंश्योरेंस पे किया बिल्डिंग का, स्टॉक का इंश्योरेंस पे किया, या रेंट पे कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वटेवर ऐसे पावर फ्यूल जो भी है जी। वो उतारने के बाद उसका सारे एक्सपेंसेस जब उतर जाते हैं, उसके बाद उसके पास एक प्रॉफिट बचता है। चाहे वो लाख का प्रॉफिट बचे या 2 लाख का प्रॉफिट बचे, तो वो देखता है कि अब मेरे पास ये जो प्रॉफिट बचा है ये तो टैक्स में नहीं आ रहा है, यानी कि 5 लाख एबो नहीं जा रहा है, 5 लाख बिलो ही जा रहा है, तो उसको उस पर टैक्स नहीं भरना है। लेकिन अगर वो एक्सीड हो रहा है, ठीक है, तो उसको उस पर टैक्स भरना है। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, जब हम सारे एक्सपेंसेस उतारे उसके बाद जीपी आपका डायरेक्ट टैक्स बनता है, आपको उस पर डायरेक्ट टैक्स पे करना है, दैट इज योर जीएसटी पार्ट, तो वो उसमें जाता है। इनकम टैक्स में आपकी इनकम का टैक्स भरना है, नॉट आपका प्रॉफिट का टैक्स, जो आपका इनकम एक्चुअल जनरेट हो गई पूरे साल में आफ्टर सारे एक्सपेंसेस उतारने के बाद। इनकम टैक्स में आप प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं कहीं? हाँ, उसमें इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग उसका घर, उसका जमीन, ये कितनी टोटल इसकी वर्थ है? देखिए मैं आपको बताऊंगी, सपोज किसी ने 1990 में जमीन खरीदी है जी, आज वो बेच रहा है, तो उसको 2001 से हमारी जो है इंडेक्सिंग होगी। वो एक इंडेक्सिंग होती है प्रॉपर कि इस साल में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी थी, फिर इस साल में इतनी थी, तो वो आफ्टर इंडेक्सिंग उसको पता लगता है कि हाँ जी अब जो ये प्रॉपर्टी है, जो आज की प्रॉपर्टी है, उस पर मेरा टैक्स बनता है कि नहीं बनता है। वो वैसे बनता है, उसमें प्रॉपरली इंडेक्सिंग हो जाती है। अच्छा, ऑर्चर्ड्स का क्या मामला है जिनके पास ऑर्चर्ड्स हैं? ऑर्चर्ड्स देखिए, ऑर्चर्ड्स आपका सपोज 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आपकी अपनी ज़मीन है, ठीक है, तो आप खुद ग्रोवर है, खुद फ्रूट सेलर भी है, तो वो आपको फ्रूट सेल हो जाते हैं बाहर, तो वहाँ जब आप बेचते हैं तो आप एक इनकम जनरेट करते हैं, या यहाँ ही बेचते हैं या बाहर से बेचते हैं, कहीं पर भी बेचते हैं, तो वो इनकम आपकी टैक्सेबल है। लेकिन जो अगर आपने फॉर एग्जांपल जो भी लैंड है आपकी, जो हॉर्टिकल्चर लैंड है जिसमें आपने कुछ भी मतलब खरीदा, जो आपको अपने इसमें यूज़ हो जाता है, वो आप ज़्यादा नहीं कमाते, उसमें थोड़ा बहुत कमाते, जो टैक्सेबल रेंज में आपका नहीं आता, तो डैट इज़ टैक्स फ्री, वो आपको उसमें कोई टैक्स नहीं भरना है। ये ऑर्चर्ड्स के लिए? ये ऑर्चर्ड्स के लिए। ऑर्चर्ड्स के लिए भी आपको ये कहा जाता है कि आपका जो ये ऑर्चर्ड है ये एग्रीकल्चर लैंड है, या आपका ये मतलब जो हमारा हॉर्टिकल्चर लैंड होता है, अलग से एक लैंड होता है, वो है। तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाती है आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, जो इनकम टैक्स में आपको शो करनी है। आजकल आपको पता है कि वो किसान क्रेडिट कार्ड्स वगैरह मिलते हैं, या फिर आपको एक हॉर्टिकल्चर से एक सर्टिफिकेट मिलती है कि इतनी ट्रीज है, इतना लैंड है, उसमें इतने पेड़ लगे हुए हैं, उस पेड़ में इतने सालाना की कमाई होगी, इनकी इनकम इतनी जनरेट होती है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस आप उतना कमा नहीं पाते हो, बिकॉज ऑफ कभी नेचुरल कुछ हो जाता है, कुछ भी क्लाइमेटी चेंज आ जाती है, तो आप नहीं कमाते, तो दैट इज योर लॉस। तो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने दिखाया कि बस वही है, कभी आपका लॉस भी हो जाता है।
अच्छा, ये जो स्पेशली एबल्ड हमारा क्लास है सोसाइटी में, इनको कोई कंसेशंस वगैरह मिलते हैं, या अगर किसी की फैमिली में कोई डिपेंडेंट हो जो स्पेशली एबल्ड हो? देखिए, पहले क्या था, पिछले साल तक ऐसा था कि अगर कोई भी डिसेबल कुछ भी हो या स्पेशल क्लास कुछ भी हो जिसको प्रॉब्लम हो, तो उसको एक सेक्शन है हमारा 80DDB के अंदर, उसमें आप ये डिसेबिलिटी शो करते थे। लेकिन इस साल से क्या है, इस साल से एक बाज़ाब्ता आपको कार्ड मिलता है, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड। एक कार्ड मिलता है उस पेशेंट का जिसमें एक यूनिक नंबर दिया जाता है। अगर आपका वो नंबर नहीं है आपके पास तो आप क्लेम नहीं कर सकते। जब आपके पास वो कार्ड होगा, उस पर एक यूनिक नंबर होगा, तो आप तब क्लेम कर सकते हो। वो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो आपको, जैसे यहाँ पर खिदमत सेंटर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर जाके अपने डॉक्टर का वो जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होगा उसको कि इसको ये डिसेबिलिटी है, वो दिखाने के बाद वो प्रॉपरली एक जनरेट करते हैं उसका, जैसे हमारा आधार नंबर होता है या पैन नंबर होता है, उस पर भी एक प्रॉपर नंबर आ जाता है आपका। यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड आ जाता है, उस पर एक यूनिक नंबर आता है, वो आप डालने के बाद वो क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जी, हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारे। किस सिचुएशन में ये रेड्स पड़ते हैं, क्या होता है? रेड, देखिए रेड तो एक हाई लेवल होती है, ठीक है। रेड ऐसे कोई किसी नॉर्मल इंसान को नहीं हो सकती। नहीं, छोटे लोग, हम जैसे लोगों को क्या, नॉर्मल इंसान को तो नहीं हो सकता। तो बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, बड़े, चाहे वो ऑफिसर लेवल पे भी हो, नॉट इट्स नेसेसरी कि बिजनेस लेवल ही हो। अच्छा। एक ऑफिसर लेवल को भी इनकम टैक्स रेड हो सकती है। अगर सिचुएशन क्या बनती है? सिचुएशन ये होती है कि देखिए, अगर आपके पास मतलब सपोज बैंक दिखाता है या कुछ भी दिखाता है कि आपकी वर्थ इतनी है, क्योंकि आपको पता है बड़ा बिजनेसमैन आइज में तो होता ही होता है सबके, ठीक है। और यहाँ से वो आपका सब कुछ प्रॉपरली पहले चेक करते हैं कि इसकी इनकम इतनी है, अगर थ्रू आउट ईयर देखा जाए, या इसने इतना पे किया है, तो इसने तो फ्रॉड किया है, ये तो अपना प्रॉपर रिटर्न फाइल करता ही नहीं है। फिर प्रॉपर पहले इन्वेस्टिगेशन होती है जी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो खुफिया इन्वेस्टिगेशन होती हाँ, है। इन्वेस्टिगेशन के बाद रेड होती है। ऐसे नहीं कि उठ के वो चले गए तो रेड मार दी। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बारे में। फिर उसके बाद रेड जब होती है, वो सीजर जो हो जाता है, वहां पर मटेरियल जो भी सीज किया जाता है वो इनकम टैक्स में जाता है, तो उसके अगेंस्ट उसको बुलाया जाता है, आपसे ये मिला है, आपसे ये मिला, आपसे ये मिला है, आप हमें जी इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। इन्वेस्टिगेशन उसके भी की जाती है। अगर उसने सही आंसर दिए, सारे आंसर्स ठीक हुए, सारे उसके प्रॉपर वे में दिए, तो उसको इनकम सारा लगा कि लीगली ठीक है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, छोड़ देते हैं जी। अगर नहीं लगा तो, अगर उसके पास एविडेंस नहीं हुए, नहीं प्रॉपरली वो कुछ प्रूव कर पाया कि हाँ जी ये ठीक है, ये मैंने ऐसे किए, ये ऐसे हुआ था, तो उसके फिर, हाँ, उसके बाद फिर वो उसको डिमांड्स शुरू हो जाती है। और इनफैक्ट अगर उसने प्रॉपरली फिर उसको केस को चलाया नहीं, कुछ नहीं किया, तो फिर जाके अटैचमेंट्स लग जाती है। लेकिन अभी यहाँ उतना है नहीं फिलहाल कश्मीर में। अच्छा नुसरत जी, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की हम बात कर रहे थे पहले, ये बिजनेस क्लास को भी या आम लोगों को भी मिलता है या सिर्फ सैलरी क्लास को? मैंने अभी आपसे कहा कि ये सिर्फ सैलरीड पर्सन्स को, नॉट ये थोड़ी देर पहले अभी बात कर रहे थे हम रेट्स वगैरह की। एक तो होती है फेयर इनकम जो आपकी नोन है बैंक्स के जरिए से, आपकी सैलरी के जरिए से। एक है होती है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी किस इनकम को, किस पैसे को कहते हैं ब्लैक? व्हेन डज अ मनी बिकम ब्लैक मनी? देखिए, अगर आज के नॉर्म्स में देखा जाए, सिंपली आपको कैश पकड़ा जाएगा, दैट्स योर ब्लैक मनी, वेदर इट्स ऑप्ट फ्रॉम द बिजनेस सोर्स, बट इट इज अ ब्लैक मनी। क्या आप घर में कैश नहीं रख सकते? फिर कैश आपको लीगल वे में, आपको पता है कि कैश जब डिमोनेटाइजेशन हो गया था तब सारा कैश जमा किया गया था। व्हाट फॉर? कि आपको पता लगे कि आपके अंदर कितना कैश है घर में जमा हुआ, या बिजनेस में कितना छुपाया हुआ है, क्या हुआ है। और अब ये भी है कि अगर आपने कैश जमा कर दिया तो उस पर एक टैक्स कटता है। आपने विड्रॉल ज़्यादा किए या जमा ज़्यादा किया तो आपके ऊपर एक TCS लगता है, टैक्स कलेक्टेड सोर्स लगता है 194N के तहत, तो वो आपको बैंक काटता है उसी टाइम, तो वो कैश डिस्क्लोज हो जाता है आपका जो बैंक में आप भरते हैं। अब आपके पास कैश घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। आजकल आपको पता है कि कैश का लेन देन कोई करता ही नहीं है,
क्योंकि वो कैश कहाँ जमा करेगा, उसको बैंक में आंसरेबिलिटी करनी है कि ये कैश कहाँ से लाया आपने, ये किस सोर्स से आ गया आपके पास कैश। और अगर आपने कैश जमा कर दिया तो उसके ऊपर टैक्स कटता है। फिर उसकी एक इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, एक नोट्स आ जाती है कि ये कैश जी इतना जमा हो गया है, इसका सोर्स क्या था। तो कैश को आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ब्लैक ही करार दिया है। व्हाइट आपका वो है जो आपके बैंक में जमा होता है ट्रांसफर, चेक्स या लीगल वे से, ठीक है। तो ये जो है आपका सारा ये अगर आपने बैंक से कोई पैसा निकाला और अपने घर में रखा, अपने अकाउंट से निकाला, वो भी ब्लैक हो गया? नहीं, आपने सपोज आपने बैंक से पैसा निकाला और आपने घर में रखा, ठीक है। अगर घर में रखा तो व्हाट फॉर, घर में किस चीज का आपको यूज है? आजकल आपको इलेक्ट्रॉनिक सब जगह है, आप एम पे चलाओ, जी पे चलाओ, कुछ भी चलाओ, हर जगह। हाँ, अगर आपने घर में आप जमा रखा है, घर में जमा रखने का मतलब है कि अगर आपने घर में जमा रखा तो इनकम टैक्स को आप खुद कहते हो कि मेरे पास ब्लैक मनी है। बेस्ट वे होता है अगर आपके पास कैश भी है डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट, तो अगर वो टैक्स में आ जाता है आपका, तो वो टैक्स आपको वो काट देंगे बैंक वाले। We have a caller. हेलो। अच्छा, हेलो जी, हेलो। हेलो। हाँ, पूछिए सवाल, अपना तारुफ भी दीजिए। हेलो, अरब। हाँ। मैं एक सवाल सवाल पूछूं कि वो इनके शेख के 70 एज तान 5% निकले। आवाज नहीं आ रही है साफ, दोबारा पूछिए। बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं कुछ भी। ना आवाज नहीं आवाज थोड़ा सा बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। नहीं, मैंने कहा इनसे कि जो अप टू 60 होंगे जी, जो अप टू 60 होंगे उनको प्रॉपर वे में जो टैक्स स्लैब है वो लगती है। जो 60 to 80 में क्वालिफाई करते हैं सीनियर सिटीजन्स जो हमारे हैं, उनको 5% का स्लैब लगता है इन ओल्ड रिजीम, ठीक है। इन न्यू रिजीम में है कि आपको वो फ्री है, लेकिन अगर आपका जो है आप सुपर सिटीजन में आ गए आप, तो आपका स्लैबिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 10% से। 10% उनके लिए है जो 60 to 80 है, सॉरी 5%। जो अब आते हैं हमारे उसमें 80 से प्लस, उनका हमारा सीधे 20 and 30% है। लेकिन जो हमारे 60 to 80 है, नॉट 70, 70 इसमें नहीं है कोई भी एज बार, इसमें है 60 to 80। उनका पहले ओल्ड रिजीम में 5% का लगता था टैक्स, ठीक है। लेकिन अगर हम एज पर न्यू रिजीम देखें तो उसमें वो 5% टैक्स क्वालिफाई नहीं करते हैं उसमें। जहां तक मुझे याद है, शायद जो ओल्ड रिजीम थी, खवातीन के लिए कुछ कंसेशंस थे शायद। नहीं, वो पहले थे, वो तो कब के खत्म हो गए, फ्रॉम आई थिंक 2019 से वो खत्म ही हो गए। अब कोई भी ये जो ओल्ड रिजीम है, ये कब की है, मतलब इसका ये कब से माने कि ये इन वो आप कहते हैं वो बहुत पुरानी है, जिसमें जो एक लेडी को बेनिफिट्स दिया जाता था ना, कुछ इनकम हायर होती थी तो उनको एक बेनिफिट मिल जाता कॉस्मेटिक एक्सपेंसेस का या कुछ भी एक्सपेंसेस का। बट अब क्या है, रूलिंग फ्रॉम लास्ट 3 years आपको वो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है एक लेडी को। जो स्लैबिंग है वो इक्वल टू मैन एंड वुमेन है। दूसरा चीज कॉलर दिल्ली से हमारे साथ भट्ट साहब। हेलो। आदाब जी भट्ट साहब, आदाब। हाँ आदाब जनाब। हाँ, मैं सुन रहा था मैडम जी को, ये जो इनकम टैक्स सेंट्रल स्टेट एक्साइज और सेंट्रल का होता है, जो टाइमली इंटरवेंशन अगर दिया जाए, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर लिया जाए, तो वो टाइमली होना चाहिए। क्योंकि जो ये फेस करें प्रॉब्लम्स और दिस इनकम टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन को पता नहीं, और उसको एक ब्रोशर बनाना चाहिए, टाइमली इंटरवेंशन कम ब्रोशर, हाउ the related these income tax rules are there provided to the people। और ये जो टाइम पर कितना अचानक किया जाता है, तो यू शुड गो फॉर इनकम टैक्स
जिसको ये देखना है वो कर लिए, मगर इंटरवेंशन इज मस्ट फॉर दिस। कि लोगों को पता भी नहीं होता है जो इनकम टैक्स किस टाइम और रिलेटेड होना चाहे और कितना होना चाहिए। आजकल ये जीएसटी और सिस्टम भी ये भी है ना प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो एवरीबॉडी शुड नो वेदर ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और देन बिजनेसमैन, ही शुड नो अबाउट दिस। टाइमली इंटरवेंशन मस्ट बी देयर। थैंक यू। आप एग्री करते हैं बट साहब से ये कहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए? अवेयर, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अवेयरनेस शुड बी देयर। काफी ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह से भी काफी ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, बिकॉज इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। टाइमली आई एम टॉकिंग अबाउट टाइमली इंटरवेंशन। और जो हम करते हैं ऑलरेडी, बट कोई तो सोए हुए रहते हैं। तो ऐसे जो पब्लिक भी सोया हुआ होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी होता है, वो भी टाइमली इंटरवेंशन अगर देंगे ना उसको, तो अवेयरनेस भी होना चाहिए बोथ साइड। They should go for it, otherwise they face problems. नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि जब बजट आ जाता है उसमें पहले ही मतलब बिफोर 1 ईयर का जब बजट आ जाता है तो उसमें आपको टैक्स का सारा कुछ दिया जाता है कि जीएसटी कितने काउंसलिंग मीटिंग्स होती ही रहती है 3 मंथ्स के बाद या 4 मंथ्स के बाद, तो उसमें भी सारा जो है अपडेट्स मिल जाते हैं कि कौन सा नया रूल आया है, कौन सा नया रूल नहीं आया है, या कौन सा इन्होंने वैनिश किया है, कौन सा ऑप्ट किया हुआ है। तो इसी तरह इनकम टैक्स जब बजट आता है तो पहले स्लैबिंग सारी दिखाई जाती है कि आपको अब जो है रिबेट यहाँ से मिल रहा है या ये मिल रहा है या ये मिल रहा है, तो वो तो पहले ही क्लियर होता है बिफोर 1 ईयर। सपोज ये वाला जो अभी हम लेके चल रहे तो लास्ट के बजट में इन्होंने कहा था कि इस साल ऐसे ऐसे होगा, दिस फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें ऐसे ऐसे चीजें होंगी। तो पीपल नोज बिफोर 1 ईयर कि हमारा इस साल का टैक्स रिजीम जो वो कैसे जा रहा है जी। तो आई थिंक मुझे लगता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या थ्रू न्यूज़पेपर्स या थ्रू जो भी न्यूज़ आजकल चैनल्स चल रहे या जो हमारे बिजनेस चैनल्स हैं उसमें तो मुझे लगता है रूटीन में चलती रहती है ये चीज़ें जी। अच्छा मैम, ये जो टीडीएस करता है, एट सोर्स जो टैक्स करता है, ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद कैसे एडजस्ट होता है? या लोगों का अगर एडिशनल टैक्स भरा हो तो उसका वो जो बाकी बचता है उनको टैक्स रिफंड जिसे कहते हैं वो हो जाता है आजकल? देखिए, ये 2 ही सूरतों में हो सकता है। किसी ने अपना टैक्स जो है मंथली पे कर दिया जी, वो अपलोड भी हो गया, फिर लास्ट क्वार्टर में उसके जब कैलकुलेशन होती है फेब के मंथ में मोस्टली होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो उसमें वो जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस टाइम टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम पे उसको लगता है कि इसका टैक्स अब लाख रुपए बन रहा है, 2 लाख रुपए बन रहा है, तो वो उसको कहते हैं कि आप जी इतना भरो, अब आपका पेएबल इतना है। लेकिन वो कुछ प्रोड्यूस करता है कि नहीं ये मेरी डिडक्शन है या न्यू रिजीम में अगर करे तो कुछ भी नहीं दिखाना है, तो वो 2 लाख वो पे करता है। लेकिन अगर किसी जगह उसको कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई है थ्रू डिपार्टमेंट या थ्रू इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या किया जाता है, फिर जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब जाके उसकी वो सारी चीजें निकल आती है। अब अगर उसने ज्यादा टैक्स पे किया है तो उसको रिफंड मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, या अगर शॉर्ट पे हुआ है तो उसको वो पे करना है। अच्छा नुसरत जी, अगर जो F16 भरते हैं एम्प्लॉइज, इसके बाद काफ़ी सारे एम्प्लॉइज का ये शक रहता है कि मेरा ये मतलब बिलीव रहता है उनका कि मैंने अब फॉर्म 16 भर दिया, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, टैक्स भी दे दिया, F16 फॉर्म 16 भी भर दिया, लेकिन क्या इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न में भरना जरूरी है? F16 टैक्स आप क्यों काटते हैं? टैक्स आप अपने इनकम पे काटते हैं, उसको तो शो टैक्स तो दे दिया, टैक्स दे दिया आपने गवर्नमेंट को, लेकिन उस टैक्स को अपना प्रूफ कहाँ बना दिया आपने? आपने चालान्स भरे, नो डाउट, आपके ट्रेसेस पे आ गया, नो डाउट, आपका सब कुछ आ गया, लेकिन उसके पैन नंबर के अगेंस्ट भी आ गया, वहाँ पैन नंबर के अगेंस्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया, आपके हिसाब से वो आपका एक प्रूफ बन गया, मैंने जी इतना टैक्स पे कर दिया। लेकिन उसके बाद उस टैक्स को आपको एज ए इनकम प्रूफ कहाँ करना है? वो तो थ्रू ITR ही करना है ना, क्योंकि फॉर्म 16 इज योर कैलकुलेशन। देखिए ये हजारों नहीं लाखों एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम है, वो कहते हैं फॉर्म 16 भरा, आवर ड्यूटी इज ओवर। नो, ऐसा कुछ नहीं है।
फॉर्म 16 बेसिकली इज अ टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म जी। कि आपकी इतनी सैलरी है, आपका टैक्स इतना बना, इतना आपने पे किया, ये आपका हो गया इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब उस टैक्स को, उस इनकम को एज ए प्रूफ, एज ए लीगल वे कहीं पर शो करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न ही भरना है। अब जिन लोगों ने मान लीजिए नहीं भरा अभी तक, वो इसी ख्याल में थे कि फॉर्म 16 भरा तो हो गया काम, टैक्स भी दे दिया, काफी सालों से रिटर्न नहीं भरा, उनके लिए क्या? उनके लिए ये है कि अभी हम प्रीवियस 2 इयर्स भर सकते हैं थ्रू ITRU, बट उसमें एक ITRU में एक ऐसा लकूना है कि आप उसमें अगर आपका रिफंड बन रहा होता तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आपका जो है TDS है, कहीं पर कुछ भी है, FDRs पे कटा है, आपको आप कहते हैं ये मुझे वापस आना चाहिए, तो वो नहीं आ सकता। ऊपर से आपको लेट फी ही भरना है उसमें, लेकिन प्रीवियस 2 इयर्स आप भर सकते हैं। अभी थ्रू ITRU हमारे पास प्रोविजन नहीं आई है इनकम टैक्स में, जिसके अंडर आप प्रीवियस 2 ITRs अपने फाइल कर सकते हैं अगर आपने टाइमली रिटर्न अपना फाइल नहीं किया है। अच्छा, ये रिफंड मिलता है जिन लोगों ने ज़्यादा टैक्स भरा है, ये कब तक मिलता है? ये काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि साहब हमने तो भर दिया टैक्स भी, TDS भी कर दिया और बाकी चीज़ें, हम टैक्स पे नहीं आते, हमें रिफंड मिलना चाहिए, ये कब वापस मिलना शुरू होता है? हाँ, पहले तो बहुत टाइम लगता था। अब क्या होता है कि आपने रिटर्न भर दिया, आपका 24 आवर्स में सैलरीड रिटर्न्स अगर आपने भर दिए, 24 आवर में आपका E-वेरीफाई रिटर्न हो जाता है और आपका आ जाता है कि योर रिटर्न इज E-वेरीफाइड। फिर उसके बाद 15 दिन में आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाता है। आफ्टर 15 डेज आपका रिफंड जो है विद इन आई थिंक 2 मंथ्स में आपका बैंक में सीधे क्रेडिट आ जाता है। उसके लिए आपको कोई भी अब वो चेक या पहले जैसे आती थी ऐसा कुछ नहीं है, अब बैंक में सीधे क्रेडिट होता है, लेकिन बनस्पति उसने अपना बैंक डिटेल जो है सही से भरी हो वहां पर। हमारे पास टाइम की बहुत ही कमी है, बिल्कुल 1 आध मिनट रहा है। एक छोटा सा सवाल, काफ़ी सारी कंपनी शो करती हैं NPA, वो जेन्युइन होता है या नहीं होता है? क्या NPA उनको टैक्स लायबिलिटी से बचा सकता है? देखिए, जो पहले लगाते थे, अभी तो मैंने आपसे कहा ना कि अब अगर आप कोई अलाउंस कुछ भी कोई भी चीज़ ले लेते हो न्यू रिजीम में, उसको कोई वर्थ नहीं, कोई वर्थ नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट जो हमारे पुलिस वाले, उनको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलते थे, उनको हिल अलाउंस मिलते थे, उनको बाकी चीज़ों के अलाउंस मिलते थे, किट अलाउंस मिलते थे, वो भी नहीं है एप्लीकेबल। नहीं, काफ़ी बड़ी कंपनीज NPA होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, प्रोविडेंट, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, उनका एक अलग से फॉर्म्स आते हैं, वो भरने पड़ते, तब जाके वो पता लगता है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी में काम कर रही है कि लॉस में काम कर रही है। चलिए नुसरत जी, बहुत शुक्रिया, आपने इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।